नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। 31 तारीख, 4-5 दिन बचे हैं, नजदीकी है। कुछ चीजें जिन पर स्पेशली आपको फोकस करना है वो इसलिए कि आप लास्ट 3-4 दिन में इन चीजों को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लें, ताकि आपको पेपर में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट अगर मिल जाते हैं तो पेपर टाइम बाउंड भी कंप्लीट हो जाता है और कुछ अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई पेपर लीक या कहीं से क्वेश्चन आए हैं। ये एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने 4-4, 5-5 धाराएं, सीपीसी में 3-4 धारा, 2-3 ऑर्डर बताए हैं जहां पर फोकस करना। बाकी सभी सेक्शन में 4-4, 5-5, सभी एक्टों में 4-4 धाराएं बताई है जहां से क्वेश्चन की संभावना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीआरपीसी 311, 313, 315, उसके बाद 319, 311 के साथ 311 ए भी, ये 5-6 सेक्शन है, इनको देखकर जाना। 320, सॉरी 19 के बाद 20 भी, और उसके अलावा चार्ज वाला सेक्शन जो 311, 12 और 13, उसके बाद आप 200 था, उसके बाद यहां से आप 218 से लेकर 224 तक देख के जाना आराम से। चार्ज वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन आने की पक्की संभावना है। एविडेंस 65B, विबंध 115, एस्टोपल, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। जेजे एक्ट में 12, 14, 15, 18, 19 पांचों सेक्शन को देख जाना। देखो जेजे एक्ट में लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी है, पर आपको सारी लाइन में से एक शब्द जो काम का है वो सीधा निकालकर वही लिखना है, ठीक है। बाकी फालतू लैंग्वेज नहीं लिखनी। इतना समय ना तो एग्जामिनर को चेक करने वाले को रहता है कि वो सारी लैंग्वेज पढ़े, उनको पॉइंट से मतलब होता है, पॉइंट बेस्ड आंसर लिखना है। अभी मैं आज के बाद एक क्लास कल भी लूंगा कि पेपर कैसे अटेंड करना है, क्या दिक्कतें आने वाली है और किन चीजों को कैसे फेस करना है। उस चीजों को लेकर मैं एक क्लास और डील करूंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को अटेंड करते वक्त क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एसआरए में सेक्शन 8, सेक्शन 14, 26 और 41, 4 सेक्शन है। चारों को सेक्शन को अच्छे से देख के जाना। डीवी एक्ट में सेक्शन 3, 18, 19, 20, सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस में सेक्शन 4 और 6, रेंट कंट्रोल में सेक्शन 9, 10। हालांकि रेंट कंट्रोल हाईकोर्ट का फेवरेट है, पूरा 32 के 32 सेक्शन पढ़ के जाते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि रेंट कंट्रोल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं। टीपी में सेक्शन 13-14 का ज्वाइंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और 35 का और 52 का। इन तीनों सेक्शनों को अच्छे से देखना। हालांकि 53 ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट में 15 से 18 तक तीनों चारों डेफिनेशन है, ठीक है। क्या तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये सारी जो परिभाषाएं ये पूछी जाती है। 55, 56, 73, 74, ठीक है। उसके अलावा सीपीसी में सेक्शन 39, 89, हालांकि 15 से 20 का पोर्शन सीपीसी का इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यू पूछा जा रहा है। 114, 114, उसके अलावा ऑर्डर 9, 32, 33, 39, ऑर्डर 21 का रूल 32 और 33। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102, 249 से लेकर 254 और 123 ऑर्डिनेंस वाला। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिनको आप कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज जरूर कर लेना पेपर देने जाने से पहले। शूट, सिविल सूटों की बात करता हूं। क्रिमिनल में देखो नॉर्मली बॉडी के अगेंस्ट ही ऑफेंस आता है और उसके साथ प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर होते हो या प्रॉपर्टी का मिसचीफ करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो आप स्पेशली हाउस ब्रेकिंग वाले सारे सेक्शन साथ में देख जाना। एक फ्लो चार्ट बना लो कि कौन सा सेक्शन लगाना है चार्ज के लिए, वो चीजें देख लो आप, ठीक है। तो हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास वाले देख के जाना, क्योंकि अपराध नॉर्मली पब्लिक प्लेस की जगह घरों में ज्यादा होते हैं और उसके रिगार्डिंग आपसे कोई समस्या पूछी जाती है तो हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग साथ में, और कोई भी ऑफेंस
वुमन रिगार्डिंग सेक्शन से जो 354 वाले वो सारे देख के जाना, 376 वाले भी देख लेना, ठीक है। सिविल मामले में आपको 4 नेचर के सूट पूछने की संभावना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, परपेचुअल इंजेक्शन, कंपनसेशन का और रिकवरी ऑफ मनी का। अभी मैं सिविल जजमेंट कराऊंगा इस क्लास के बाद, अभी पेपर सोल्व करा रहा हूं कंप्लीट कंबाइंड पेपर सिविल के, तो उसमें जजमेंट को पूरा स्क्रीन पे लाके उसके बाद में वो जजमेंट सोल्व करवाऊंगा कि किस बेस पर इसको डिसाइड करना है, किसके पक्ष में डिसाइड करना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कहां आता है? सेक्शन 10 ऑफ एसआरए के अंतर्गत। देखो हेडिंग जरूर लिखना आप केस का कि कौन सा केस कहां पर आता है। सेक्शन 10 एसआरए के अंदर आता है परपेचुअल इंजेक्शन। सेक्शन कहां पर आएगा परपेचुअल इंजेक्शन का? 38 ऑफ एसआरए। कंपनसेशन सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। रिकवरी ऑफ मनी या एविक्शन का सूट, जिस सूट का कोई हेडिंग ना हो उसको ऑर्डर 7 रूल 1 में कर दो। हालांकि रिकवरी ऑफ मनी का ऑर्डर 7 रूल 2 में दे रखा है, बाकी जिस सूट की आपको हेडिंग पता नहीं है उसको ऑर्डर 7 रूल 1 में कर दो, क्योंकि यहाँ वाद पत्र पेश किया जाता है, प्लेंथ पेश करते हैं। तो जिस सूट की हेडिंग नहीं, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा कि वाद अंतर्गत धारा 10 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, तो क्या लिखना पड़ेगा? शूट अंडर सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आपको जिसका नाम पता नहीं है उसके रिगार्डिंग क्या लिखना है आपको दायरे कि ये सूट किसके रिगार्डिंग आया है? ऑर्डर 7 रूल 1 में पेश किया गया। ऑर्डर 3 ही एक ऐसे ऑर्डर है जिनको पूछने की मैक्सिमम संभावना। ऑर्डर 39 रूल 1 3 चीजें डिसाइड करते हैं। क्या? प्रथम दृष्टया मामला, प्राइमा फेसी केस। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है कि अगर यहां कोई मामला है उसका झुकाव क्या वादी के पक्ष में है क्या? अगर वादी के पक्ष में नीचे से एक मामला बात करता हूं कि प्रतिवादी किसी जमीन पर काबिज है और वादी कह रहा है कि इसको कहो कि ये मेरी जमीन है और इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। भाई कब्जा उसका है और कागज भी उसी के पास है और आप लेकर आए हो कि हमें टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जाए, तो आपके पक्ष में तो प्रथम दृष्टया मामला है ही नहीं। जिस पक्षकार का पोजीशन है या डॉक्यूमेंट है और प्राइमा फेसी केस उसके पक्ष में लग रहा है, तभी आपको क्या देना है? टेम्परेरी इंजेक्शन। दूसरा मामला देखना है सुविधा संतुलन। सुविधा संतुलन बैलेंसिंग। ये क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि क्या एक पक्ष के तरफ अगर हम टेम्परेरी इंजेक्शन का ऑर्डर करते हैं तो दूसरे पक्ष को कोई ऐसी हानि तो नहीं हो जाएगी कि पूरा मामला ही डिस्पोजेज हो जाए। तो सुविधा संतुलन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे और टेम्परेरी इंजेक्शन क्यों जारी करते हैं कि उस विवाद की विषय वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, जब तक वाद का निपटारा न हो जाए। ये सिर्फ वाद के अंतिम निपटारे तक ही टेम्परेरी इंजेक्शन लागू रहता है। तो आप देखो कि दोनों के बीच में कहीं इम्बैलेंस वाली स्थिति ना हो, सुविधा संतुलन बना रहे। और तीसरा कि अगर आपने वादी के पक्ष में टीआई नहीं दिया तो कहीं इसको अपूर्णीय सती तो नहीं हो जाएगी। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब डेट को एक्सटेंड करने को लेकर फिजिकल व्हीकल पर्सन के पक्ष में कोई रिट सुननी थी, आज वो लिफ्ट होनी थी। आज वो लिफ्ट नहीं हुई। सप्लीमेंट्री केस एक ही दिन लिफ्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब वो नेक्स्ट टाइम जब भी लिफ्ट होगी तब तक 31 और 1 सितंबर निकल जाएगा जिस दिन आपका एग्जाम है। तो अब उनको अगर आज वो लिफ्ट होती तो रिलीफ मिल जाता। अब उनको ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अब अगर कल को उनके पक्ष में फैसला आता है तो उनको क्या रिलीफ मिला? एग्जाम हो गया, वैकेंसी निकल गई। इतनी बड़ी वैकेंसी कब आती है? 222 पदों की वैकेंसी फर्स्ट टाइम आ रही है हिस्ट्री में। तो कम से कम एटलीस्ट 90 दिन तो मिलने ही चाहिए। और जब आरक्षण है फिजिकल वीकर पर्सन के पक्ष में तो आप उनको आरक्षण क्यों नहीं देते? 2022 की रेट डिसाइड हो गई। 2022 के रूल्स अलग थे, अब के रूल्स अलग है। सीधा ग्राउंड था कि रिलीफ मिलना चाहिए था, अब रिलीफ क्यों नहीं दे रहे?
क्या मामला बना के पेश किया जा रहा है, क्यों उसको लिफ्ट नहीं किया जा रहा, ये तो देखो कुल मिलाकर अनजस्टिस तो है कि इनजस्टिस बोलना था, अनजस्टिस बोल दिया, कुल मिलाकर इनजस्टिस तो हो रहा है देखो। और यहां क्या है कि अपूर्णीय क्षति हो रही है किसी व्यक्ति को, जो भी है फिजिकल वीकर पर्सन, कि उसका अगर कट ऑफ 50 जाती तो वो मेंस देता तो उनकी मेंस की कट ऑफ भी अलग से कम जाती। अब जो लोग जनरल से पीडब्ल्यू में गए होंगे वो बच्चे कितने भी नंबर मिनिमम पासिंग मार्क ले आएंगे तो भी वो तो सेलेक्ट है फाइनली। और बाकी अगर कोई व्यक्ति था जो कट ऑफ नहीं ला पाया ओबीसी जनरल की या एफटीएससी की प्रॉपर, तो उसको कहीं भी एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं है, उसको अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। अपूर्णीय क्षति का मतलब ऐसी क्षति जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे मैं किसी मकान पे कागज बीचू, नगर निगम आकर कहती है कि मेरा मकान तोड़ा जाएगा, मैं जाता हूँ कोर्ट में कि नगर निगम को रोको, ये मेरा मकान तोड़ रहे हैं, टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जाए, जब तक मामला डिसाइड नहीं हो जाता कि मकान मेरा है या सरकार की वो संपत्ति है। तो तब अगर मकान नगर निगम आज तोड़ गई और कल कोई मामला मेरे पक्ष में डिसाइड हुआ तो मेरा तो अपूर्णीय क्षति होगी ना, मैंने तो अपना मकान खो दिया। अब कंपनसेशन मिलना नहीं मिलना वो प्रॉपर रिलीफ नहीं होता, किसी चीज से आपका लगाव होता है, आप 2 साल 3 साल बाद नया मकान बनाओगे, इतने दौरान आप मेंटली टॉर्चर रहे, कई चीजें आपके चली दिमाग में, उन सब चीजों को से आपको कितना नुकसान हुआ आप जानते हो। ऑर्डर 617 प्लीडिंग में अमेंडमेंट। प्लीडिंग में अमेंडमेंट देने की परमिशन कब देनी है कब नहीं देनी, इस चीज को समझो कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट के लिए परमिशन तभी दी जा सकती है जब या तो वो चीज जिसको आप अमेंडमेंट करना चाहते हो वो प्लीडिंग फाइल करने के बाद आपके सामने आई हो, या ऐसी चीज है जिसको आप पूरी तत्परता बरतने पर भी उस प्लीडिंग फाइल करने की लास्ट डेट तक कोर्ट में पेश नहीं कर सके तो ही आपको रिलीफ देना है, अदरवाइज आपको रिलीफ नहीं देना है। क्लियर है? ठीक है। तीसरी चीज, एक मिनट रुकना, तीसरी चीज ऑर्डर नो रूल 7। ऑर्डर नो रूल 7 में जब कोई व्यक्ति नहीं आता और नेक्स्ट हियरिंग पे एक्सपार्टी करने का ऑर्डर कर दिया जाता है तो आप नेक्स्ट हियरिंग से पहले आकर उसको मामले को करवा सकते हो। यहाँ कोई एक्सपार्टी ऑर्डर हो गया, उसको सेट असाइड कराना है। दोनों ही मामलों में एक कॉमन पक्ष है कि कोई ऐसा कारण था जिसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। हिंदी में बोले तो अपरिहार्य कारण था, अपरिहार्य कारण था जिसको टाला नहीं जा सकता था। अपरिहार्य का मतलब टाला ना जा सके। तो क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर और जो भी एप्लीकेंट है उसके पक्ष में डिसाइड कर देना है। तो चीज ऐसी थी जिसको टाला जा सकता था। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं कोई पारिवारिक शादी समारोह था इसलिए नहीं आ पाया, तो मेरा वकील आ सकता था, वो एप्लीकेशन लगा सकता था। आप दोनों ही प्रेजेंस नहीं हो, ना आपका वकील है ना आप हो, तो यहां पर तो आपको ऑर्डर नहीं देना, क्योंकि वकील आ सकता था अगर वो व्यक्ति नहीं आया। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई रिश्तेदार की शादी में जाना था, तो ये रिश्तेदार की शादी को टाला जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप रिश्तेदार की शादी में नहीं जाओगे तो रिश्तेदार शादी नहीं करेगा। तो अनअवॉइडेबल अगर रीजन है तो आपको एप्लीकेशन अवॉइडेबल एप्लीकेशन एप्लीकेंट के पक्ष में डिसाइड कर देनी है। अगर अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है तो फिर आपको एप्लीकेशन खारिज कर दे। ठीक है। अभी एक मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा, उसमें पहला ये ऑर्डर ही है, ऑर्डर 9 रूल 7 का एक एप्लीकेशन है, उसको डिसाइड करेंगे। तो जिसको एप्लीकेशनों में या ऑर्डर में दिक्कत है वो नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें हम इन चीजों को कैसे डील करते हैं थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ऑर्डर का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता। एक जनरल फॉर्मेट की बात करूं तो आप कोर्ट का नाम लिखो ऊपर,
कोर्ट का नाम लिखने के बाद क्या लिखोगे, वादी प्रतिवादी को आप आवेदक और प्रत्यर्थी के रूप में लिख दो। उसके बाद उनके अधिवक्ता का नाम लिख दो, फिर ऑर्डर लिखकर वादी ने, वो आवेदक ने क्या कहा और प्रतिरक्षा में क्या कहा नॉन एप्लीकेंट पर्सन ने। उसके बाद आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को निष्कर्ष डिसाइड कर दो, उसका निष्कर्ष डिसाइड करके नीचे ऑर्डर पास कर दो। लास्ट वाला अलग से पेरा, इस आवेदन को स्वीकृत किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है, और कॉस्ट वगैरह का ध्यान रखना है कि जहां कॉस्ट लगाएं, जैसे 9/7 और 9/13 में अगर एप्लीकेंट के पक्ष में डिसाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर कॉस्ट डालो। जैसे लास्ट हियरिंग में नहीं आया था तो वहां एडवोकेट्स के खर्चे और जो विटनेस आए थे उनके खर्चे उन पर एक्सपोज करो। उसके बाद बात करता हूं यूसीसी ऐसे की बात करता हूं, 6 ऐसे के टॉपिक जिनको मोस्ट प्रोबेबली आपको देख के जाना है। सबसे पहले राजस्थान के लोक उत्सव और लोक संस्कृति, इस टॉपिक को देखना। साइबर क्राइम को देखना, यूसीसी को देखना, सरोगेसी को देखना, समलैंगिक विवाह को देखना, और सोशल मीडिया रिलेटिंग पॉइंट तैयार कर लेना। सोशल मीडिया को किसी भी चीज से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, चाहे डेमोक्रेसी से पूछे, चाहे पर्सन पर या सोशल जीवन पर इफेक्ट पूछे किसी व्यक्ति के ऊपर, चाहे एजुकेशन पर इफेक्ट पूछे, जुडिशरी पर इफेक्ट पूछे, मीडिया ट्रायल भी इसी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। तो सोशल मीडिया पे पॉइंट तैयार कर लेना। जब आप सोशल मीडिया पर पॉइंट तैयार कर रहे हो तो साथ में 2 चीजें हमेशा तैयार रखो। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर, क्योंकि ये किसी भी ऐसे में जब आप लीगल ऐसे लिख रहे हो लिखा जा सकता है। जैसे हम सोशल मीडिया लिख रहे होते हैं या हम जुडिशरी के रिगार्डिंग कोई भी ऐसे आता है, क्योंकि एक चीज फिक्स है कि जुडिशरी से आती है, दूसरी आती है करंट मैटर आता है, और तीसरा कोई भी टॉपिक दे देते हैं इंग्लिश में स्पेशली। तो तीसरा टॉपिक तो एकदम न्यू आता है, पर पहला जो जुडिशरी का आता है, तो दूसरा जो करंट टॉपिक आता है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के पॉइंट से और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर से निकल जाता है। जुडिशरी के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्वचन करना, फंडामेंटल राइट को एप्लीकेबल करना, पब्लिक को लीगल मामलों में रिलीफ प्रदान करना, जिसके लिए उसको 5 प्रकार के रिटों का अधिकार मिले हुए। तो कहीं चीजें आप सुप्रीम कोर्ट की एज ए पावर, एज ए जुरिडिक्शन बताकर या उसके फीचर बताकर कि जुडिशरी के पास क्या क्या स्पेशल फीचर है, उनके द्वारा आप ऐसे के एरिया कंप्लीट कर सकते हो। स्पेशली उन लोगों को जिनको इंग्लिश ऐसे लिखने में प्रॉब्लम है या हिंदी ऐसे में, उनको एक छोटे छोटे पेरा तैयार करके रखने चाहिए कि अगर कहीं इसके रिगार्डिंग ऐसे आता है तो उसमें एक पेरा ये भी लिखाएंगे, ताकि उनको ऐसे के शब्द के जो क्राइटेरिया होता है वो फिल करने में दिक्कत ना आए। ये एक एरिया था जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था। एक कल और क्लास लूंगा, उसमें मैं पेपर अटेंड कैसे करना है, किस क्वेश्चन का कितना कितना आंसर लिखना है। हालांकि मैं बता चुका हूं, 5 जो मैंने स्टैंडर्ड मॉडल आंसर बताए थे वो एक बार देख लेना, ताकि आपको पेपर में लिखते वक्त एक स्टैंडर्ड आंसर लिखते हैं तो आधा नंबर, एक नंबर एक्स्ट्रा आने की संभावनाएं रहती है। एक नॉर्मल आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर में अंतर होता है। टीचर 10 बच्चों के नॉर्मल आंसर की कॉपियां चेक करने के बाद 11 वाले का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर लिखे होते हैं। जब भी प्रत्येक क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है तो कहीं ना कहीं इंप्रेस होता है, वो एक्स्ट्रा नंबर देकर जाता है। तो वो एक्स्ट्रा नंबर के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट आंसर के फॉलो करने चाहिए। मेरा सजेशन है कि विशेष रूप से 5 कैटेगरी में क्वेश्चन है और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करके देखोगे तो 25 मिनट में वो खत्म होके चला जाएगा। 2x स्पीड करके देखो, ठीक है। तो ये अच्छा ठीक है, मैं इसलिए ही रिकमेंड कर रहा हूं कि ना मुझे कोई आपके व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कोई चैनल पे किसी प्रकार के एड लगे हुए नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं कि एक नॉर्मल व्यक्ति से हटकर आप अगर आप कोई चीज लिखते हो तो उसका इफेक्ट पड़ता है। कल एक वीडियो में मिलते हैं, कुछ कोटेशन लेके आऊंगा जुडिशरी पे, लोकतंत्र पे, महिलाओं पे, बालकों पे, जो ऐसे में आप कहीं ना कहीं कोर्ट के रूप में यूज कर सकते हो। हर ऐसे में
कंक्लूजन स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि एक कोटेशन जरूर लिखो, ताकि उसका ऐसे का एक जो नॉर्मल ऐसे लिखने का तरीका होता है उससे वो एडवांस हो जाता है। अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा है तो वो डाटा भी लिख सकते हो किसी भी मामले में जहां डाटा जरूरी होता है, चाहे कोर्ट की बात कर रहे हो, वर्चुअल कोर्ट की बात कर रहे हो, तो वर्चुअल कोर्ट के लिए क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने कोर्ट स्टेब्लिश हुए, क्या टारगेट है, तो ये लीगल एस्पेक्ट जरूर लिखे ऐसे में, जिन ऐसे में लीगल पॉइंट्स आते हैं। बाकी कल एक क्लास के माध्यम से मेंस के पेपर को लेकर चर्चा करते हैं कि कैसे अटेंड करना है, क्या लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और पेपर में क्या सावधानी बरतनी है, उसको लेकर चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।